इस एग्जांपल में हमें गिवन है कि हमारा जो फीडर है वो एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के साथ कनेक्टेड है। इस 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की जो रेटेड वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं 500 हॉर्स पावर, 60 हर्ट्ज़, 4160 वोल्ट और जो इसकी इंटरनल कनेक्शन है वो वाई में है। फुल लोड जो एफिशिएंसी है वो 88% है और लैगिंग पावर फैक्टर है हमारे पास 0.75। क्वेश्चन के अंदर हमें जो फाइंड करना है वो ये है कि हमने इसका पावर फैक्टर करेक्शन करनी है, तो इस पावर फैक्टर को हमने 0.75 से 0.9 पे लेके आना है। तो ये चीज़ करने के लिए हमने देखना है कि हमें कैपेसिटर्स की जो रेटिंग है वो कितनी चाहिए होगी इन kVARs, ठीक है, किलो VARs में। और इसके अलावा हमें देखना है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी अगर हम इसको डेल्टा में कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर्स को या वाई में कनेक्ट करते हैं, यानी दोनों केसेस में हमने कैपेसिटर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। सो अब हम देखते हैं कि पहले जो इसका सर्किट बनेगा वो कुछ कैसा होगा। सर्किट कुछ इसका इस तरह से होगा कि हमारे पास जो अब तक हम देखते आ रहे हैं, हम सिंगल लाइन डायग्राम देखते आ रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो 3 फेज़ लोड गिवन है और उसके बाद जो हमारे पास कैपेसिटर्स कनेक्ट हो रहे हैं वो भी इन 3 फेज़ कन्फिग्रेशन होगी, तो यहाँ पे हम 3 फेज़ डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा फीडर है वो 3 फेज़ है। 3 फेज़ फीडर का मतलब है कि हमारी इस तरह 3 लाइंस हैं और जो हमारा लोड है वो वाई कनेक्टेड है। तो वाई कनेक्टेड के लिए मैं इस डायग्राम का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब जो हमारा लोड है वो एक इंडक्शन मोटर है और उसकी जो पावर है वो हमें हॉर्स पावर के फॉर्म में दी हुई है। तो क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिकल वैल्यूज़ हैं वो हमने किलो वाट्स के अंदर निकाली हैं, तो पहले हम इस हॉर्स पावर को किलो वाट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले देख चुके हैं कि जो 1 हॉर्स पावर होता है वो ऑलमोस्ट 746 वाट्स के इक्वल होता है या 0.746 किलो वाट्स के इक्वल होता है। सो पहली कन्वर्जन हम यही करेंगे कि हम 500 हॉर्स पावर को यहाँ पे जो हॉर्स पावर है इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 हॉर्स पावर और ये वैल्यू पुट करके आप इसको किलो वाट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्योंकि हमारी जो मशीन है वो फुल रेटिंग पे नहीं काम कर रही, ठीक है, यानी सॉरी फुल इसकी जो एफिशिएंसी वो 100% नहीं बल्कि 88% है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पावर अगर आपकी मोटर 500 हॉर्स पावर ही डिलीवर कर रही है, अज्यूम करते हैं, तो जो हमारी इनपुट पावर होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर एफिशिएंसी 100% होगी इसका मतलब है कि अगर आपकी मोटर 500 हॉर्स पावर डिलीवर कर रही है तो सोर्स से जो आपको इनपुट पावर मिल रही होगी वो भी 500 हॉर्स पावर ही होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी एफिशिएंसी 88% है तो एफिशिएंसी का फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ये हमारे पास क्या होता है, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। सो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम अज्यूम करें कि जो हमारी मोटर है वो अपनी इस रेटेड पावर डिलीवर कर रही है, रेटेड जितनी भी है पावर डिलीवर कर रही है, तो इसका मतलब ये हो कि जो हमारी आउटपुट पावर होगी वो इस 500 हॉर्स पावर के कॉरस्पॉन्डिंग होगी इन किलो वाट्स, यानी आप इस 500 हॉर्स पावर को किलो वाट्स में कन्वर्ट करें तो वो आपकी क्या बन जाएगी, आउटपुट पावर। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि सोर्स से कितनी इनपुट पावर आ रही है। अब जो हमारा पावर फैक्टर होगा जो सोर्स एंड पे होगा वो इस इनपुट पावर से डिटरमिन हो रहा होगा। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम अगर इस 100 को ख़त्म करके जो एफिशिएंसी है उसको पॉइंट्स के अंदर ले आएँ तो हमारे पास जो इनपुट पावर होगी वो हमारे पास पी आउट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी हो जाएगी। सो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर पहला जो स्टेप इसमें हमने यही किया है कि हमने हॉर्स पावर को पहले वाट्स में कन्वर्ट किया और साथ एफिशिएंसी से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमारी जो मशीन है वो 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करी। अगर 100% होता तो फिर आपका यहाँ पे सिंपल 1 आता था। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इनपुट पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, 423.69 किलोवाट। अब पहले जो केस है इसके अंदर हमने रेटिंग ऑफ कैपेसिटर बैंक निकालना है। सो
हमारे पास जो पावर फैक्टर्स आ रहा है ये हमारा है 0.75 और इसको हमने इम्प्रूव करना है 0.9 पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0.75 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी रिएक्टिव पावर ड्रॉ हो रही है और 0.9 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी रिएक्टिव पावर चाहिए होगी। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि हमें कैपेसिटर से कितनी रिएक्टिव पावर लेनी है। सो यहाँ पे हमने जो लास्ट एग्जांपल्स के अंदर हमने प्रोसीजर किया है वही अडॉप्ट किया कि पहले हमने जो 0.75 पावर फैक्टर था उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टिव पावर निकाल ली, जो कि इस केस में आ रही है 373.7 kVAR। और फिर हमने दूसरा जो पावर फैक्टर है हमारा इस केस के अंदर जो कि 0.9 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्टिव पावर निकाल ली। अब ये आप देख सकते हैं कि जो ये रिएक्टिव पावर है 205.2 kVAR, ये दोनों रिएक्टिव पावर सोर्स के लिहाज से आ रही हैं, ठीक है। यानी आपकी जो ये पहली रिएक्टिव पावर है ये भी फीडर से आ रही है और ये दूसरी रिएक्टिव पावर अगर आप 0.9 पावर फैक्टर करना चाहते हो तो ये भी कहाँ से आ रही है, फीडर से आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि जब आपका पावर फैक्टर कम है रिएक्टिव पावर फीडर से ज़्यादा आएगी और जब आपका पावर फैक्टर आप बढ़ाएंगे रिएक्टिव पावर फीडर से कम हो जाएगी। लेकिन स्टिल लोड को उतनी ही रिएक्टिव पावर चाहिए, यानी स्टिल लोड जो है आपको रिएक्टिव पावर पहले केस जितनी ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों रिएक्टिव पावर्स के दरमियान में डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस आप कैपेसिटर से प्रोवाइड करेंगे। सो हमने यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया तो 168.5 kVAR जो है ये वो पावर रिएक्टिव पावर होगी जो कैपेसिटर्स प्रोवाइड करेंगे। सो यही जो है 168.5 kVAR हमारे पास कैपेसिटर्स की रेटिंग बन जाएगी। इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि कैपेसिटर्स के अंदर कोई लॉस नहीं हो रहा, यानी जो कैपेसिटर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है। सो इसका मतलब है कि उसके अंदर हमारे पास कोई वाट्स के अंदर पावर नहीं आ रही होगी। सेकंड पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारे ये कैपेसिटर्स जो हैं ये अगर डेल्टा में कनेक्टेड हैं तो फिर हमें कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी चाहिए होगी। रिएक्टिव पावर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि इस कैपेसिटर बैंक ने कितनी रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करनी है। सो अब हम जो कैपेसिटर की वैल्यू निकालेंगे वो हम V = IXC के रिलेशन को यूज़ करके निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें कैपेसिटर्स के क्रॉस जितनी वोल्टेज आ रही है और उसमें से जितना करंट पास हो रहा है ये दोनों एवेलुएट करने होंगे पहले। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर बैंक है ये डेल्टा में कनेक्टेड है और डेल्टा के जो अंदर करंट होता है उसके जो रिलेशन होता है कि आपका जो फेस करंट होता है वो लाइन करंट के साथ √3 के फैक्टर के साथ रिलेट हो रहा होता है, यानी लाइन करंट इज इक्वल टू √3 I फेज। और डेल्टा के अंदर लाइन करंट कौन सा होता है, जो आपके लूप से बाहर होगा, जो लूप के अंदर का करंट होता है इसको आप क्या बोलते हैं, फेज करंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फीडर के ज़रिए जो करंट आ रहा होगा फीडर से वो हमारे पास लाइन करंट होगा। सो सबसे पहले हम लाइन करंट फाइंड करेंगे कि लाइन करंट कितना आ रहा है। सो यहाँ पे हम क्योंकि हमारे पास 3 फेज़ कनेक्शन है, यहाँ पे जो समझने वाली बात है ये हमारे पास क्योंकि 3 फेज़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप जो वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे वो लाइन वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे √3 का फैक्टर इस्तेमाल हो रहा होगा। और क्यू आप जो हम पहले इससे लास्ट पार्ट में एवेलुएट कर चुके हैं उसी को यूज़ करेंगे तो हमारा जो लाइन करंट आ रहा है वो है 23.39 एम्पेयर। अब लाइन करंट और फेज़ करंट के इस रिलेशन को यूज़ करके हम फेज़ करंट निकाल लेंगे। अब हमारे पास करंट आ चुका है और लाइन टू लाइन वोल्टेज, क्योंकि एक कैपेसिटर के क्रॉस लाइन टू लाइन वोल्टेज अपीयर हो रही है तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हम XC एवेलुएट कर लेंगे। और XC के एवेलुएट करने के बाद हमें पता है कि ये XC = 1/2 पाई FC होता है। इस रिलेशन को यूज़ करके हम यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि इस केस में आ रही है 8.61 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास इस डेल्टा ये जो कैपेसिटर बैंक बना हुआ है इसके अंदर एक कैपेसिटर की वैल्यू हमारे पास आएगी 8.6 माइक्रोफैरड। अब अगर हमारे पास कैपेसिटर बैंक वाई कनेक्शन में हो तो वाई कनेक्शन के अंदर जो रिलेशन है हमें पता है कि लाइन करंट और फेज़ करंट दोनों इक्वल होते हैं। डेल्टा के अंदर √3 से रिलेट हो रहे होते हैं,
जबकि वाई के अंदर ये दोनों करंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि जो फीडर से करंट आ रहा होगा वही करंट कैपेसिटर के अंदर से भी फ्लो कर रहा होगा। जबकि लास्ट केस में हमने देखा था कि फीडर के अंदर से जो करंट आ रहा था उसको फिर मज़ीद हमने √3 से डिवाइड किया, जिससे हमें पता चला कि एक कैपेसिटर के अंदर कितना करंट आ रहा है। सो यहाँ पे अब हमें करंट डायरेक्ट हमने पहले आल निकाला है इससे लास्ट केस में, डेल्टा के केस में, कि करंट हमारा कितना था, लाइन करंट हमने निकाला था, वही लाइन करंट इस केस में फेज़ करंट होगा। सो करंट हमें पता चल गया। अब इस केस में जो वोल्टेज होगी वो डेल्टा के केस से डिफरेंट होगी। डेल्टा के केस में हमने देखा था कि जो एक कैपेसिटर था वो दो लाइंस के दरमियान में कनेक्ट हो रहा था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कैपेसिटर जो है ये बेसिकली दो फेजेस के दरमियान कनेक्ट हो रहा था। तो इसलिए इस एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो लाइन वोल्टेज थी, यानी फेज़ टू फेज़ वोल्टेज थी। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फेजेस के दरमियान में दो कैपेसिटर्स आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ये जो दरमियान में कॉमन पॉइंट है, क्योंकि अगर ये बैलेंस्ड सर्किट है तो ये एक कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रही होगी वो लाइन वोल्टेज के √3 से डिवाइड करेंगे हम, यानी हमारे पास ये फेज़ वोल्टेज अपीयर हो रही होगी। क्योंकि यहाँ पे ये हमने कॉमन पॉइंट लिया है, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है, ये भी हमारे पास जो जब भी 3 फेज सर्किट की बात करते हैं जो वोल्टेज गिवन होती है हमेशा क्या होती है, लाइन वोल्टेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन वोल्टेज को हम फेज़ वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स सी के जो रिलेशन है वो पहले वाली इस्तेमाल किया है, वोल्टेज और करंट को डिवाइड किया, लेकिन वोल्टेज को हमने यहाँ पे लाइन टू लाइन वोल्टेज की बजाय लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज का इस्तेमाल किया है। तो डेल्टा और वाई में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने डेल्टा के लिए कैलकुलेशन करनी है तो करंट आपने कौन सा यूज़ करना है, फेज़ करंट, और वोल्टेज कौन सी यूज़ करनी है, लाइन वोल्टेज। जबकि यहाँ पे आपने जब वाई के अंदर कैलकुलेशन करनी है तो आपने वोल्टेज कौन सी इस्तेमाल करनी है, फेज़ वोल्टेज, और करंट आपका लाइन और फेज़ दोनों सेम होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लाइन करंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 102.70 ओम्स आता है, और इसके ज़रिए फिर हम कैपेसिटर्स निकालते हैं। तो हमारे पास जो वाई में कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक है, इसमें से एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो आती है 25.82 माइक्रोफैरेड।